मित्रों, आज का जो कार्य है, आज का जो विषय है वह है शिक्षा प्रारूप एवं वर्तमान व्यवस्था। शिक्षा का मानक प्रारूप क्या है और आज की वर्तमान शिक्षा की व्यवस्था क्या है, उस पर मैं अपने वक्तव्य के माध्यम से प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले बता दूं कि शिक्षा की जो व्यवस्था है, जिस शिक्षा व्यवस्था से हम गुजर रहे हैं, वह प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था से अन्यतम है। मानक शिक्षा क्या है, में थोड़ा सा प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। मानक शिक्षा व्यवस्था का मतलब है माना गया, यानी विद्वत जनों के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था स्वीकार की गई और जिसे स्वीकार करने के लिए विद्वत जनों ने कई प्रणालियां बनाई, कई सिद्धांत दिए, जिसके माध्यम से जीवन साकारित हो, जीवन अच्छी तरीके से सार्थक पहलू में ढल सके। इस सारी चीज़ों को ध्यान में केंद्रित करते हुए शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली को, शिक्षा व्यवस्था के मानक रूप को स्वीकार किया गया था। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि पहले हम थोड़ा सा प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में समझ लें। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था वेद वेदांतों से संबंधित, ऋग्वेदीन, युगीन या तमाम तरह के जो भी प्राचीन हैं, हमने सिर्फ उसको पढ़ा है, हम उस व्यवस्था में थे नहीं। हम पढ़े हैं, उसको जाने हैं, उसके माध्यम से यही तथ्य सामने निकल कर के आता है कि जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का मानक था, वह इस पर आधारित था कि जो शिक्षा व्यवस्था ग्रहण की जाए, मैं मित्रों याद रखिए, मैं औपचारिक शिक्षा की भी बात कर रहा हूँ। जो शिक्षा ग्रहण की जाए उसमें पात्रता की परख सबसे पहले होती थी। विद्यार्थी कितना पात्र है, कितना कुशल है किसी चीज़ में, किस तरीके से पात्रता रखता है, एक शिक्षक पहले उस पात्रता की जांच परख करता था। उसके पश्चात ही विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करवाता था। लेकिन आज के मानक बदल चुके हैं। आज हम शिक्षा व्यवस्था में पात्रता को दरकिनार कर रखे हैं। एक चीज़ और भी है कि सपोज दैट, मान लीजिए जैसे कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था में अगर कोई बालक धनुष विद्या में प्रवीण था, धनुष विद्या में उसकी रोचकता थी, पात्रता उसमें थी, तो धनुष विद्या की शिक्षा दी जाती थी। कोई बालक घुड़सवार करने में था तो घुड़सवार की विद्या दी जाती थी। कोई बालक शास्त्र ज्ञान अर्जित करने में सक्षम था तो उसे शास्त्र ज्ञान की शिक्षा कराई जाती थी। खेल कूद हर प्रकार से शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। और शिक्षा की जो मानक स्थितियाँ हैं, शिक्षा के बारे में जो बताया जाता है, उसके दो पहलू प्रदान किए गए हैं, एक औपचारिक शिक्षा, एक अनौपचारिक शिक्षा। मित्रों, औपचारिक शिक्षा तो अनौपचारिक शिक्षा तो अनवरत चलती रहती है। मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत वह कुछ न कुछ हर तरीके से सीखता रहता है। प्रकृति से, पहाड़ से, नदियों से, माता से, पिता से, जीव से, जंतु से, सारे चीज़ों से कोई न कोई शिक्षा मिलती ही रहती है। वो व्यवहारिक शिक्षा होती है। और व्यवहारिक शिक्षा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो शिक्षा हमें औपचारिक रूप से नहीं प्राप्त हो पाती, वह व्यवहारिक या अनौपचारिक रूप से हमें प्राप्त हो जाती है। औपचारिक शिक्षा तो हमें शिष्ट बनाने के लिए और हमें निखार हमारे अंदर लाने के लिए प्रदान की जाती है। लेकिन हम उस शिक्षा व्यवस्था की स्थिति में क्या करते हैं, हम विद्यालय शिक्षा की बात करते हैं। विद्यालय शिक्षा में क्या थी, पहले आश्रम थे, आश्रम में जाता था विद्यार्थी और विद्यार्थी के स्किल्स को, उसकी रचनात्मकता को ध्यान में केंद्रित करते हुए शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी। आज क्या है, आज धड़ल्ले से हम जाते हैं, हमारा बड़े आसानी तरीके से एडमिशन हो जाता है
पात्रता की परीक्षा की जाती है कि नहीं की जाती, कहीं की भी जाती है तो वैकल्पिक क्वेश्चन हमारे सामने परोस दिए जाते हैं, और उस वैकल्पिक क्वेश्चन के माध्यम से हम करते क्या हैं, हम स्वयं भी वैकल्पिक बनते हैं। आज एंट्रेंस एग्ज़ाम जितने भी विश्वविद्यालय में कराए जाते हैं, आप जाकर के देख लीजिए, हर व्यक्ति जानता है कि वैकल्पिक तरीके से वैकल्पिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उन वैकल्पिक क्वेश्चन का छोटे छोटे से बिंदुओं में हमें आंसर याद करना है, या उसे हम रट लें या उसको हम याद कर लें, और उसी के माध्यम से परीक्षा पास हो जाएंगे और हमारा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन पहले की स्थिति ऐसी नहीं थी। पहले की स्थिति और आज की स्थिति के बारे में तुलनात्मक अध्ययन तो किया ही जा रहा है। इससे पहले मैं बता दूं, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह है चारित्रिक गठन और व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास और चरित्र गठन की स्थिति जो है वह मनुष्य को उस पहलू में ढाल देती है कि मनुष्य अपने चरित्र के माध्यम से संसार में ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसे अर्जित न कर सके। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ये दोनों चीज़ों को अलग किया जा रहा है। मैं सभी जगह की बात नहीं करता, लेकिन आप देख सकते हैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उसमें क्या है, उसमें आज की शिक्षा व्यवस्था की किस तरीके से पहलू की जा रही है, ये हमारे लिए सोचनीय भी है, ग्रहणीय भी है। शिक्षा की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से की। मैं तो सिर्फ शिक्षा की परिभाषा में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा व्यवस्था हमारी जीवन पद्धति में सुधार ला दे, जिस शिक्षा व्यवस्था से हमारा अपना, हमारे देश का, पूरे समाज का और विश्व का कल्याण हो सके, जिस शिक्षा व्यवस्था से, मेरे समझ से वही शिक्षा व्यवस्था सबसे उत्तम है। अगर ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं हम शिक्षा की जगह किसी अन्य भटकाव में चले गए हैं। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में विद्यालय शिक्षा आती है। विद्यालय शिक्षा में भी पाठ्यक्रम और पाठचर्या आते हैं। पाठ्यक्रम और पाठचर्या के से अलग भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। मैं छोटे छोटे स्कूलों की पहले बात कर लेता हूँ। आप छोटे छोटे स्कूलों में देख लीजिए, प्राइमरी से लेकर के, प्राथमिक से लेकर के 12th तक के स्कूलों की बात देख लीजिए। सीबीएसई बोर्ड को देख लीजिए और यूपी बोर्ड को देख लीजिए। पहले मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करता हूँ। सीबीएसई बोर्ड में क्या है, सीबीएसई बोर्ड में अच्छे खासे आपके स्कूल आपको दिखाई देंगे और खूब ढेर सारा साज सजावट उसमें मिलेगा आपको, सारी चीज़ें उसमें दिखाई देंगी। बहुत सी जगह पर अच्छी भी हैं और उसमें बहुत से ऐसे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं जिसमें कि एक्टिविटी ही कराई जाती है, और यह एक्टिविटी जो कराई जाती है और नाम मात्र की दिखावटी एक्टिविटी होती है। बच्चों में सृजनात्मकता या रचनात्मकता आ रही है कि नहीं, इससे कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता। कुछ बच्चों में आती भी है, लेकिन उनका अस्तित्व कितना होता है? वह बच्चा जब तक उस स्कूल में रहता है, मेहनत करता है, तब तक उसके पेरेंट्स को तो छोड़िए, जितने भी टीचर शिक्षक होते हैं खूब अच्छी तरीके से उसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग इसलिए कह रहा हूँ, उस बच्चे के अंदर उनकी आत्मीयता यह नहीं होती कि इससे इसके माध्यम से शिक्षा के माध्यम से इसका व्यक्तित्व विकास या चारित्रिक गठन हो, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि उसको अपने स्कूल और स्वयं के नेम फेम के लिए प्रयोग करने लगते हैं। यह मेरा अनुभव रहा है। मैं सीबीएसई बोर्ड में जा चुका हूँ, देख चुका हूँ इस चीज़ को। वहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था की हाई फाई प्रोफाइल की व्यवस्था की गई है, गरीब बच्चों की बात छोड़ ही दीजिए, कोई गरीब बच्चा उस पर एडमिशन नहीं ले सकता क्योंकि इतनी ज़्यादा उसकी फीस है। मध्यम वर्गीय परिवार जो है ललचाई दृष्टि से देखता है, उसमें एडमिशन करा लेता है बच्चों का, और वह उहापोह की स्थिति में शिक्षा ग्रहण कराता है। उसमें भाषा और लिटरेचर का बहुत ही बड़ा विरोध है। अंग्रेजी भाषा को तो स्वीकार की जाती है, लेकिन हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है,
जिस देश में हम जिस भाषा और जिस भाषा में हम खा पी रहे हैं उसका तो बेहतर विरोध किया जाता है। कुछ कुछ सीबीएसई बोर्ड के ऐसे भी स्कूल हैं जिसमें यह कह दिया जाता है कि अगर आप हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपके ऊपर क्या होगा, फाइन लगेगा। एक ये भी शिक्षा व्यवस्था है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए। चूँकि यूपी से मैं हूँ तो यूपी की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए मैं संपूर्ण देश के शिक्षा व्यवस्था के बारे में बता सकता हूँ। प्राथमिक स्तर पर क्या है, स्कूल बना दिए गवर्नमेंट ने, शिक्षकों की नियुक्ति अंधाधुंध तरीके से कर रहा है, कोई मानक नहीं है, योग्यता तो देखी जा रही है लेकिन उसके बीच में अगर 70,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है, 10-5 हज़ार ऐसे भी भर्ती हो जा रही है जिनके की कागज पत्र ही नहीं सही है, जिनके पास योग्यता ही नहीं है, जिनके पास भाषा की जानकारी नहीं है, फिर भी जाकर शिक्षक बन जा रहे हैं। उनको पता है कि सबसे गरीब वर्ग का बच्चा आएगा और उसके माध्यम से क्या करेंगे, बस उसको हमें गुमराह करना है। उसको बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छा सरकार भी क्या करती है, उन टीचरों को आए दिन दो कई कार्यों में फंसा के रखती है। ये सरकारी काम है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। उसको कभी फुर्सत नहीं मिलता कम से कम देख ले कि वाकई में कर रहा है। तो कई जगह कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो आज की शिक्षा व्यवस्था है वह बहुत ही अन्य प्रकार से संबंधित है, या यूँ कहिए बहुत ही खराब माहौल में जा रही है। आज की शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं वह कूटनीति, छद्म नीति, मनोविशेषणवाद, वंशवाद, ये सारे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। शिक्षा के मानक स्वरूप की जब हम बात करते हैं, एक प्रारूप की बात करते हैं, तो शिक्षा में जो पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या बनाए गए थे उसमें नीति की, धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी, व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। किस प्रकार से हमें अपने धर्म का निर्वहन करना है, धर्म क्या है, शैक्षिक धर्म को किस प्रकार से ग्रहण किया, उसके माध्यम से अपना कैसे किया जाए, समाज का विकास कैसे किया जाए, व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाए, कौन सा ऐसा उपाय किया जाए कि जो हमसे संबंधित अन्य लोग भी दुखी हैं वे भी सुख की स्थिति में आ जाएं। ये सारे बातों पर विचार करके शिक्षा के स्वरूप को ग्रहण किया गया था, एक मॉडल बनाया गया था, एक प्रारूप बनाया गया था। हम उस मॉडल पर चलते तो हैं लेकिन हमारा रूप परिवर्तित हो गया है। हम उस मॉडल के माध्यम से अपना विकास तो चाहते हैं लेकिन संपूर्ण समाज का विकास हो या न हो, दूसरे का विकास हो या न हो, लोक का हित हो या न हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। शिक्षा के बहुत से आयाम हैं। आजकल अगर विश्वविद्यालयों के बारे में देख लीजिए तो इतने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं और इतने ज़्यादा कोर्स चलाए जाते हैं कि कभी कभी तो नया बच्चा कोर्स एडमिशन करने पर भ्रमित हो जाता है कि कौन सा कोर्स हम ग्रहण करें, कौन सा सिलेबस हम पढ़ें, किस सिलेबस को पढ़ाया जाए और किस सिलेबस को ग्रहण किया जाए कि हमारा जीवन सार्थक होता है। और जीवन की सार्थकता उसकी धनार्जन में है। एटॉनमी पावर जो है वो मनी है, पैसा है। अभिभावक से लेकर के सारे समाज को आज सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता है या ऐसी ही सफलता की आवश्यकता है जो कि पावरफुल रूप से पैसे से युक्त है। अगर पैसे आप नहीं ग्रहण कर, कितने भी शिक्षित हो जाएं, और अगर आपके अंदर पैसे अर्न करने की ताकत नहीं है, पैसे कमाने की ताकत नहीं है, धनार्जन करने की शैली आपके अंदर नहीं है, तो आपकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। कितने भी व्यक्तित्व के आप धनी हो, कितना भी चरित्र आपका अच्छा हो, उसका वैल्यूएशन नहीं करते। क्यों? आपने भले से अच्छी शिक्षा व्यवस्था ग्रहण की है लेकिन आप जो पावर ऑफ एटॉनमी, जो पूंजी है, जो पैसा है, जो धन है, उसे आप अर्जित करने में असक्षम हो। देश की जो व्यवस्था है, देश जो
देश में जो गिरावट आ रही है, जो देश का विकास रुक रहा है, उसमें शिक्षा व्यवस्था की अहम भूमिका है। हमारी शिक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं भ्रष्ट हो गई है। हम कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा की दौड़ में एक अलग मार्ग पकड़ लिए हैं, एक ऐसा मार्ग जो हमारे जीवन को कभी सार्थकता नहीं दे सकता। और ये जो प्रतिस्पर्धा की दौड़ है, ये भी अंधी दौड़ है, उपभोक्तावाद की दौड़ है, विलासिता की दौड़ है। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था तो मैंने एक जगह लिखा हुआ पढ़ा था कि सबसे धनी व्यक्ति कौन, तो उसमें उसका जवाब लिखा हुआ था, सबसे धनी व्यक्ति वही जिसकी आवश्यकताएं सबसे कम हो। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, हमारी आवश्यकताएं कम नहीं होती। बढ़ती क्यों हैं? क्योंकि जब हम विलासिता की चाशनी एक बार चख लेते हैं तो फिर उससे निकलने के लिए हमारा मन नहीं करता। हम सोचते हैं कि और भी वस्तुएं संग्रहित की जाएं, और भी वस्तुएं अपने पास रखी जाएं, और अगर हम इन चीज़ों को संग्रहित करेंगे, रखना चाहेंगे, तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। कहीं न कहीं उस समय हमें तृष्णा ग्रसित कर लेती है, हम तृष्णा के वशीभूत हो जाते हैं, लालच के वशीभूत हो जाते हैं। फलतः जो कार्य हमें नहीं भी करना होता वो भी हम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और यह हमारा वाह्य मन करता है, वाह्य मन हमारा यह करवाता है और हम उसको करते हैं। शिक्षा में भी यही स्थितियां हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, एक नज़र आपको प्राचीन से लेकर के आज तक का आपको करवाना चाहता हूँ। महाभारत में जब आचार्य द्रोणाचार्य जी शिक्षा ग्रहण करा रहे थे तो उस समय पांडव और कौरव दोनों पक्ष के जो विद्यार्थी थे, वो चाहे दुर्योधन हो, अर्जुन हो, भीम हो, युधिष्ठिर हो, सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन आचार्य द्रोणाचार्य ने पहले पात्रता की परीक्षा की थी। अर्जुन की भी पात्रता की परीक्षा हुई थी, धर्मराज की भी हुई थी, भीम की भी हुई थी, दुर्योधन की भी हुई थी, जितने भी लोग थे सबकी पात्रता परीक्षा हुई थी। अगर पात्रता परीक्षा न हुई होती तो अर्जुन की तरह धनुर्धारी दुर्योधन भी हो जाता, उसको भी आज के समय में एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता कि अर्जुन से भी महान धनुर्धारी दुर्योधन है। देखिए ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के अंदर गदा चलाने की ताकत थी, गदा वो अच्छी तरीके से कर सकता था, चला सकता था युद्धभूमि में, इसलिए उसकी शिक्षा और उसको दी गई। अर्जुन के अंदर तीर भेदने की क्षमता थी, तीर चलाने की क्षमता थी, इसलिए उन्हें धनुर्धारी बनाया गया। जिसके अंदर भाला चलाने की क्षमता थी उसे भाला सिखाया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पात्रता को परख करके शिक्षा को स्वीकार किया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन भी उठ सकता है, बहुत से लोग कह सकते हैं कि अरे महाभारत कालीन में तो द्रोणाचार्य जी ने व्यक्ति एक प्रकार से वंशवाद और जातिवाद को भी बढ़ावा दे दिया था। अरे वो कुछ लोग, बहुत से लोग कह देते हैं कि वो क्या है कि बहुत से लोग जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए और द्रोणाचार्य उनको सिखाते ही नहीं थे। अश्वत्थामा का उदाहरण दे देते हैं कि अश्वत्थामा गया था और उन्होंने कहा अरे तू तो पूजा आती है, तुझे तो मैं शिक्षा सिखाऊंगा नहीं, और उसको मना कर दिया। मित्रों, यह बातें असंगत हैं। गुरु गुरु होता है, और उस समय के जैसे आज के गुरु, आपको द्रोणाचार्य की स्थिति में मैं ले जाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप आज कहीं अपॉइंटमेंट हो गए, आपकी अपॉइंटमेंट आप विश्वविद्यालय में हो गए, महाविद्यालय में हो गए, किसी संस्थान में हो गए, अथवा किसी व्यक्ति के शरण में आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, आपने शिक्षा देना स्टार्ट किया।
तो आप एक बात बताइए कि जिस इंस्टीट्यूट्स में, जिस संस्थान में, जिस विश्वविद्यालय में, जिस महाविद्यालय में आप कार्यरत हैं, उसी के नियमावली के अनुसार ही आप शिक्षक धर्म ग्रहण करेंगे या अन्यथा आप चले जाएंगे? वो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्थान जितने बच्चों का एडमिशन करेगा उन्हीं को तो आप पढ़ाएंगे, कि आप अपने आप से कहीं से किसी को ला करके पढ़ा देंगे? गुरुकुल का भी एक नियम होता था। गुरुकुल में भी वह नियम राजा तय करता था। कौन से बच्चे पढ़ेंगे, कौन से बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उसका भी वो भी स्थिति राजा ही बनाता था। और अगर ऐसी स्थिति न बनाता तो फिर किसी गुरु को शिक्षा देने में क्या दिक्कत थी? जो व्यक्ति आज BHU विश्वविद्यालय में एडमिशन करा ले और वह सोचे कि मैं जा कर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लास लूँ, तो संभव नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी आइडेंटिफाई होगी, वह पकड़ा जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा। यही स्थिति सेम उस समय भी थी। गुरुकुल एक नहीं थे, गुरुकुल बहुत थे। ब्राह्मणों के लिए शिक्षा व्यवस्था परशुराम जी देते थे, वो ब्राह्मणों को ही स्वीकार करते थे, ऐसा कहा जाता है। हाँ, और उसके बाद जो द्रोणाचार्य थे वो भी गुरुकुल परंपरा से जुड़े हुए थे। ये गुरुकुल परंपरा की जो स्थितियाँ थी, जो एक प्रकार से लगाम था, वह राजाओं के हाथ में हुआ करता था। और वे जिस माध्यम से एडमिशन जिसे कहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं, जिस माध्यम से अपने बच्चों को पढ़वाना चाहते थे, उसी तरीके से उनको प्रेषित करते थे गुरुओं के पास। क्योंकि क्षत्रिय राजाओं के बच्चों को पढ़ाया करते थे द्रोणाचार्य, इसलिए उनको गौरव और पांडवों को पढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया था, इसलिए उन्होंने उन्हें पढ़ाया। अब ये अश्वस्थामाबाद में आ उसने चरण बंदन करके कहा मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, और गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार कर दिया। तो इसका मूल मंतव्य यही समझना चाहिए कि कहीं न कहीं उनके अंदर एक व्यवस्था थी। उन्होंने इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि जो राजा था वह वह गुरुकुल आश्रम जिस राजा के संरक्षण में था, वह नहीं चाहता था कि ऐसे व्यक्ति भी शिक्षा ग्रहण करें। यहाँ पावर ऑफ अटॉर्नी की बात की जा रही है, प्रभुसत्ता की बात की जा रही है। आज भी ऐसे प्रभुसत्ता संपन्न लोग हैं। मैं पूछता हूँ, एक गरीब तबके का बालक जिसके मासिक आमदनी 1500 से 3000 रुपये हो, एक CBSE बोर्ड में अगर एडमिशन कराने के लिए जाए तो क्या उसे कभी पढ़ा सकते हो? बिना पैसे क्या पढ़ाएंगे? जहाँ पर कि 2500 से 3000 रुपया मंथली फीस लेते हैं, कैसे पढ़ाएंगे? वो भी एक व्यवस्था है, वह भी एक मैनेजमेंट का पास है, मैनेजमेंट का एक लगाम लगा हुआ है उसके पास। कोई भी शिक्षक चाहकर भी नहीं पढ़ा सकता। मैं बहुत आदर्शवादी शिक्षक अगर बन जाऊं और उस कॉलेज में या उस महाविद्यालय में पढ़ाता रहूं, तो चाहकर भी एक ऐसे स्टूडेंट की पात्रता को परख करके भी उसे उस कॉलेज महाविद्यालय में नहीं पढ़ा सकता जहां पर कि किसी दूसरे का प्रबंधन है। ये स्थिति उनके साथ भी थी। इसीलिए गुरुकुल में शिक्षा अस्वस्थान, और जिसको मैं कह रहा हूँ कि उसको नहीं दी गई थी, जिसको भी द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था। तो ये एक अलग स्थिति, लेकिन जो व्यवस्था है, और ये आज की स्थिति नहीं, मैं नहीं कहना चाहता पूंजीवादी व्यवस्था आज है, शुरुआत से यही है। इतिहास को उठाकर देख लीजिए, किसी गरीब व्यक्ति का इतिहास में व्याख्यान नहीं होता। अगर व्याख्यान चालू होता है या प्रारंभ होता है तो राजाओं और महाराजाओं से होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रभुसत्ता थी, उनके पास पैसे भी थे, रुपए भी थे, राशि ठाट बाट था, इसलिए उनके बारे में ही चर्चा की जाती है। इतिहासकार भी उनके बारे में चर्चा करता है। सारे लोग हाईलाइट अगर करते हैं तो प्रभुत्वशाली लोगों को ही करते हैं। तो जब ये समाज प्राचीन काल से जब यह स्थितियाँ देखी जा रही हैं, तो एक समझने वाला बुद्धिमान व्यक्ति शिक्षा के बारे में क्या पता लगाएगा, क्या समझेगा? यही समझेगा ना कि सबसे प्रमुख है प्रभुत्ववादी या प्रभुसत्ता संपन्न बनना, अभाव को छोड़ देना, संपन्नता को ग्रहण करना, पैसे और धन धान्य की उत्पत्ति करना ही हमें समाज में क्या दिलाएगा? यश दिलाएगा,
कीर्ति दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा, और ये हमें समाज में एक प्रोफेशन देगा, एक बैठने का स्थान देगा। जब यह चीज़ें हमारे समक्ष आ जाती हैं तो फिर हम क्या करें। आपको शिक्षा का एक दर्शन बताता हूँ। शिक्षा में पाठ्यक्रम और पाठचर्या को देख लीजिए। अब मैं चूँकि हिंदी साहित्य से संबंधित तो हिंदी से संबंधित कुछ बातें बता देता हूँ। प्राचीन काल में हिंदी की जो शुरुआत हुई, पहले क्या हुआ कि संस्कृत, संस्कृत के बाद पाल, पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी। ये एक परंपरा है, ये एक स्थिति है किस तरीके से हिंदी आई। हिंदी का अगर समय हम मानना चाहें तो मान सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है, 1050 संबंध माना है, 900 ईस्वी में आप मान सकते हैं। गुरु गोरखनाथ से के लोग जो प्राचीन काल में आते थे, हालांकि अपभ्रंश में उनकी सारी रचनाएं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वहाँ से माना जा सकता है। उस काल से, प्राचीन काल से जो हिंदी की शिक्षा व्यवस्था थी, जहाँ से मूल अगर माना जाए तो 12वीं शताब्दी से आप अगर उठा करके इतिहास देखिए, उस समय मुग़लों का शासन स्थापित हो रहा था। और उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो मानक स्वरूप था, क्या आज की भी शिक्षा का स्वरूप वही होना चाहिए या वही मानक होना चाहिए, या परिवेशगत उसे परिवर्तित होने की आवश्यकता है। अरे मैं कह रहा हूँ कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था कुछ और थी। उस समय मुग़लों के शासन में पूरा देश झगड़ा हुआ था। अगर ऐसी स्थिति न होती तो तुलसीदास क्यों लिखते, खेती न किसान को ये क्यों लिखते। उन्होंने लिखा है, आप पढ़ करके देखिए, खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बली बनिक को बनिक, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एक अन्न से कहाँ जाई क्या करी। ये तुलसीदास यूं नहीं लिख रहे थे, यह किसी शासन सत्ता के स्थिति को बता रहे थे, किस तरीके से लोग त्रसित हैं उससे, किस तरीके से लोग ग्रसित हैं, अभाव लाचारी में कैसे जी रहे हैं। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, किसान खेती नहीं कर पा रहा है, भिखारी को भीख नहीं मिल पा रहा है, चाकर को चाकरी, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, चाकर को चाकरी नहीं मिल पा रही है, सभी लोग जीविका विहीन होते जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था उस समय शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम जो लागू किए गए, जिस पाठचर्या से शिक्षा ग्रहण की गई, क्या आज भी उसकी आवश्यकता है। इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता होती है, इसलिए होती है कि इतिहास हमारा आईना है। हम उसमें यह देख सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि मनुष्य किस तरीके से अपना जीवन जिया है। अगर उसने गलत व्यवहार किया है तो उसके गलत की सज़ा उसे क्या मिली है, और अच्छा व्यवहार किया है तो उसे अच्छे का परिणाम क्या प्राप्त हुआ है। ये चीज़ें हम उस इतिहास वाले आईने में देख सकते हैं। लेकिन ये कहिए कि आज हम वही मुग़ल साम्राज्य हो जाए, आज हम उसी तरीके से विवश हो जाएं, आज हम वही कबीर बन जाएं, रहीम बन जाएं, तुलसीदास बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। युग परिवेश के अनुसार मनुष्य भी परिवर्तित होता है, गतिविधियां भी परिवर्तित होती हैं, सब कुछ परिवर्तित होता है। साथ में शिक्षा व्यवस्था भी परिवर्तित होनी चाहिए और हो भी रही है। आज जिस मीडिया का प्रयोग हम कर रहे हैं, जिस सोशल मीडिया से संबंधित हम हैं, यह भी उसी की देन है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। ध्वस्त इसलिए है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ध्वस्त है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर थोड़ा सा लौटता हूँ। ध्वस्त इसलिए है कि एडमिशन से आप ग्रहण कीजिए, नियुक्ति से आप लीजिए। शिक्षकों को नियुक्ति कैसे हो रही है आपको अच्छी तरीके से पढ़ा है। विश्वविद्यालय में वंशवाद, पैसा, सिफारिश, सोर्स हावी है। इसे मैंने स्वतः ही प्रत्यक्ष देखा है। आपको एक नज़रिया बताता हूँ। विश्वविद्यालय में आप कभी इंटरव्यू के लिए जाइए तो आप देखेंगे काफ़ी भीड़, इतनी भीड़ देखेंगे कि आपको लगेगा कि कोई मेला वाला लगा है, यहाँ पर कुछ बिक उक रहा है। इतने कैंडिडेट आएंगे आपको, मतलब वहाँ से आप देख सकते हैं कितने लोग बेरोजगार हैं।
और अच्छे हाई बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के आपको लोग मिलेंगे और खूब हाई फाई किताबें लिखे हुए, खूब ढेर सारा सेमिनार कॉन्फ्रेंस किए हुए, ढेर सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए। अब इंटरव्यू कैसे होता, आप अंदर जाइएगा, इंटरव्यू में आपके कोई भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं होंगे। पता चला आपने ढेर सारा बंडल ले लेके गए हैं किताबों का, कुछ चेकों को होने वाला नहीं है। आप जाएंगे बड़े प्रेम से, आप अंदर जाएंगे, मे आई कमिंग्स ने करेंगे, आपको कह दिया जाएगा हाँ आप बैठिए, बैठा दिया जाएगा। और उसके बाद क्या किया जाएगा कि जितने भी एग्जामिनर सहित 4-6 लोग जो भी होंगे, चाय नाश्ता में मस्त हैं, जैसे बहुत दिनों बाद पाया हो चाय नाश्ता ये स्थिति होती है, मस्त है। कैंडिडेट बेचारा बैठ कर देख रहा है। उसके बाद अच्छा आपका नाम क्या है, ये इंटरव्यू का तजरिया। जबकि सारी जो उनकी रिज्यूम होती है, प्रोफाइल है, वो रखी हुई है। आपका नाम क्या है, बता दिया। अच्छा आपने पीएचडी कहाँ से की है, बता दिया। अच्छा शोध निर्देशक कौन थे, वो भी बता दिया। अच्छा टॉपिक क्या था, ये भी बता दिया। अच्छा इस टॉपिक के बारे में बता दीजिए। ये इंटरव्यू है। टॉपिक के बारे में मतलब जो विद्यार्थी रिसर्च करके आ रहा है उसी के टॉपिक के बारे में बता दीजिए, आपका इंटरव्यू पूर्ण। जब इंटरव्यू पूर्ण तो नियुक्ति क्यों नहीं। और उसके बाद खाए जा रहे हैं कुछ लोग। मैं कई बार गया तो मुझसे बोले कि अरे इनको तो मैं जानता हूँ, ये बड़े अच्छे इंसान हैं, आदमी है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। फिर बाद में वो किया जाएगा, जाओ। ये इंटरव्यू है। मतलब आप जाएंगे, उनके चेहरे को परखिए तो लगता है जैसे सेलेक्टेड कैंडिडेट पहले से ही फिक्स है, आपको सिर्फ औपचारिकता के लिए बुलाया गया है। ये स्थिति है विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों की। और एक से चीज़ निकल कर के आते हैं। आपने मेरे ऊपर अगर कृपा कर दी, मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गया, तो कल के आपके नाती पोते आएंगे तो मैं क्या उनको नहीं दिलवाऊंगा, बेशक दिलवाऊंगा। क्योंकि मैं भी तो अपात्र था, तो पात्र आपने हमें बना दिया, तो मैं भी अब अपात्रता का सृजन करूंगा, अपात्रता को बढ़ाऊंगा, तभी तो मुझे वरीयता मिलेगी। अगर मैं अपात्रता का सृजन नहीं करूंगा, अपात्रता नहीं बढ़ाऊंगा, कोई पात्र व्यक्ति आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा डवाडोल न हो जाएगा। ये स्थिति है आज की शिक्षा व्यवस्था की। पहले में प्राचीन में ऐसी स्थिति थी ही नहीं, कोई अपॉइंटमेंट की बात नहीं थी। जिस आचार्य के पास शास्त्र के ज्ञान होता था वही शिक्षा ग्रहण कर आता था। पहले शिक्षा ज़मीन पे होती थी, ज़मीनी शिक्षा थी। पहले स्किल्स तैयार किए जाते थे, रचनात्मकता आती थी। लेकिन आज रचनात्मकता की कोई बात होती ही नहीं। वैकल्पिक क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और तार्किक क्वेश्चन तो एक भी नहीं पूछ पाता। जैसे कि उस अपॉइंटमेंट करने वाले जो एग्जामिनर होते हैं, जो आते हैं एग्ज़ाम हमारा इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यूअर जो होते हैं, लगता है जैसे उनको रचनात्मकता से कोई मतलब ही नहीं है। तार्किक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मनोवैज्ञानिक एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, वैकल्पिक क्वेश्चन होगा। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने कालों किस तरीके से डिवाइड किया है बता दीजिए। प्रगतिवाद के एक कवि का नाम बता दीजिए। मतलब अगर कोई रट कर जाए तो उसे वो विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हो सकता है, उसके स्किल्स को नहीं आंका जाता। जब हमारे शिक्षा व्यवस्था में स्किल्स, सृजनात्मकता, रचनात्मकता को ही खारिज कर दिया जाए तो शिक्षा का विकास कैसे हो सकता है, कैसे पनप सकती है हमारी शिक्षा व्यवस्था। एक नज़र डालते हैं कि कैसे रिसर्च होता है। पीएचडीओं का जो थाता लेकर के हम घूम रहे हैं, कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं। आपको इस समाज में, इस परिवेश में, यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, कॉलेज में भी ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें मातृभाषा या यूँ कह लीजिए कि हिंदी भाषा की हिंदी भाषा का मात्रात्मक बोध नहीं है और वो प्रोफेसर है।
और हास्यास्पद स्थिति तब बन जाते कोई हिंदी के प्रोफेसर। आप इस चीज़ पर गौर करिए। और उनकी थीसिस वगैरह कैसे करते हैं, ये लोग कैसे आते हैं। एमए पास हो गया, उसके बाद जुगाड़ किया, गुरुजी मिल गए पीएचडी कराने वाले, और फिर यूनिवर्सिटी में गया। तो यूनिवर्सिटी तो कहिए कि खाला का घर है। खाला का घर इसलिए कि आओ पैसा फेंको, सब काम तुम्हारा होता रहेगा। पीएचडी की थीसिस कैसे कट पेस्ट किया, 4-5 पीएचडी की थीसिस जुगाड़ कर ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से, लाए, इधर से आधा निकाला, उधर से आधा निकाला, उधर से आधा निकाला, एक जगह पेस्ट कर दिया, अपनी बात कर दिया, फेंक दिया यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी ने 2 एग्जामिनरों को भेज दिया, एक अपने प्रदेश के एग्जामिनर, एक बाहर के एग्जामिनर को। बाहर वाला एग्जामिनर, प्रदेश वाले एग्जामिनर, दोनों से कैंडिडेट ने पता कर लिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी से हमेशा टच में है, इसलिए उसको पता चल जाता है कि हमारी थीसिस किसके पास गया है। गया, चरण पैर पकड़ा, रिपोर्ट लगवा लिया। चरण पैर पकड़ने से काम हुआ तो हुआ नहीं, कुछ मुँह मीठा कर दिया, कुछ पैसे दे दिए गुरुजी को। गुरुजी मस्त हो गए। पढ़ा भी नहीं, 1 महीने की अवधि होती है पढ़ने के लिए, उस 1 महीने में उन्होंने पढ़ा भी नहीं, बड़े प्रेम से लिख दिया कि यह जो शोध प्रबंध है बहुत ही उत्तम कोटि का है और शोधार्थी बहुत ही विद्वान है। ऐसे शोध प्रबंध और शोधार्थी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, इन्हें पीएचडी की उपाधि दी जाए। मतलब उनका मंतव्य यही होता है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे से वो हो गया। इंटरव्यू में भी उसी में से एक आदमी आ गया तो खूब ढेर सारी हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी है, नाम ले लेता हूँ, आप कहते हैं तो एक मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। उसमें क्या होता है, उसमें अगर आप पीएचडी करने के लिए जाएं, मैं इसलिए जानता हूँ कि बहुत मैंने देखा है, वो भी है बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ, हर यूनिवर्सिटी की स्थिति बता रहा हूँ। उसमें अगर आप पीएचडी करने के लिए जाएं तो समझ लिए कि जैसे आप किसी शादी की तैयारी कर रहे हैं। शादी की तैयारी जैसे किसी बच्चे के लिए तिलक की तैयारी की जाती है, किसी बच्ची के लिए उसके विवाह की तैयारी की जाती है, वैसे ही अगर आप पीएचडी के इंटरव्यू में पहुंचना चाहते हैं, इंटरव्यू तक पहुंच गए तो इंटरव्यू में आपको वैसे ही तैयारी करनी पड़ती है। प्रोफेसर के लिए कपड़ा खरीद दीजिए, प्रोफेसर के लिए कंबल खरीद दीजिए, रजाई खरीद दीजिए, बेड खरीद दीजिए, पार्कर पेन दे दीजिए, तमाम तरह की चीज़ें पहले उसको दीजिए, परोसिए, तब वह आपको इंटरव्यू में बैठने के लिए बुलाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको इतना परेशान कर देगा कि आप रो करके चले जाएंगे, या कहिए कि आपके मुंह पर आपकी थीसिस फेंक दी जाए। ये यूनिवर्सिटी की स्थिति है। ऐसे यूनिवर्सिटी से इस तरीके से पीएचडी करने वाला, और जिसके पास पैसा है, खटोरा हो तो आ भी नहीं रहा है, नहीं आ रहा, साइन होकर जमा हो गया थीसिस। उधर जो एकेडमिक के बाबू हैं उनको पैसा पहुंच जा रहा है, वो जगह जगह सारा काम किए चले जा रहे हैं, सिर्फ उसको इंटरव्यू में आना है। और इंटरव्यू में आना भी है तो जो इंटरव्यू कराने वाला वहाँ का विभाग का अध्यक्ष होगा या जो भी लोगों अपने पास बैठा लेंगे, कहाँ थे यार, उसका हाल समाचार पूछेंगे, इतने बिजी रहते, कभी हमारे घर पर भी दर्शन दे दो, ये बातें होती हैं। और उसके बाद उसके साथ सेल्फी ली जाती है, फ़ोटो खिंचाई जाती है, वाहवाही दी जाती है, ढेर सारा आशीर्वाद उसको मिलता है पैसे वाले को, और वह ढेर सारा एक गाड़ी सारा सामान ला करके उसको गुरुओं को भेंट दे देता है। और उन गुरुओं का ताल्लुकात आजीवन रहता है। और बाद में अगर नियुक्ति आती है तो ऐसे ही शिष्यों को नियुक्त करने का प्रोग्राम ही बनाया जाता है, इससे तो हमें कुछ न कुछ मिलेगा, ऐसे को नियुक्त कर दिया जाता है। उसने तो कभी किताब का मुंह देखा नहीं, कभी रिसर्च किया ही नहीं, सिनाप्सिस बनवाई किसी और से, पीएचडी किसी और से लिखाया, रिपोर्ट किसी और ने लगवा दी, इंटरव्यू में गया तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, पीएचडी हो गई। अब अगर वो यूनिवर्सिटी में नियुक्त हो जाए तो पढ़ाएगा क्या, तो इसलिए वो क्या करेगा, अपने जगह किसी और को भेज देगा, अथवा जा कर के चुटकुल्लाबाजी करेगा। कहते हैं ना, मोदी जी के लिए कभी कभी कहते हैं कि तो जुमलेबाज है। टीचर सबसे बड़ा जुमलेबाज होता है, और कौन सा, अपात्र, वो क्लास में जाएगा तो जुमलेबाजी ही करेगा। उसके अंदर
कैपेबिलिटी ही नहीं है कि सृजनात्मकता का कोई बात बता दे, उसके अंदर 2 अक्षर बोलने की ताकत नहीं है कि वो बोल दे। ये है आज की शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की। जिस शिक्षा व्यवस्था पर हम गर्व करते हैं, जिस शिक्षा व्यवस्था पर हमारा देश उत्थान करेगा, ये शिक्षा व्यवस्था है। इस शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हम क्या करना चाहते हैं, हम बहुत बड़ा अपने देश का उत्थान करना चाहते हैं, अपना उत्थान करना चाहते हैं, समाज बनाना चाहते हैं। कैसा समाज बनाना चाहते हैं? अपात्रों का समाज, जिसमें कि सृजनात्मकता नहीं है, जिसमें कि रचनात्मकता नहीं है, जिनके अंदर व्यक्तित्व निर्माण की क्षमता नहीं है, जो हमें वैकल्पिक बनाना चाहते हैं। हम वैकल्पिक बनना चाहते हैं, हम स्वयं ही वैकल्पिक हैं, हम नहीं तो कोई और खड़ा है। इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी तो क्या बनेगी? कितने लोगों को गवर्नमेंट सर्विस दे देगी? हमारे अंदर इतनी ज़मीन है, कहते हैं कि एक और भी सृजनात्मकता की बात कर लेते हैं। कृषि को हम सबसे छोटा पहलू समझते हैं, सोचते हैं कि अरे खेती किसानी तो वही करता है जो सबसे ज़्यादा अनपढ़ है, या खेती किसानी अनपढ़ों के लिए है। मुझे लगता है कि शिक्षित व्यक्ति जिस तकनीकी से खेती कर सकता है, शायद उस तकनीकी से जो अनपढ़ है वो नहीं कर पाता। लेकिन हम जब पढ़ लिख लेते हैं तो हमारे अंदर एक रोब आ जाता है, एक हमारे अंदर सम्मान जागृत हो जाता है। हमको लगता है कि बस हम सिर्फ किसी प्रोफेशनल में ही जाएं, कोई जॉब ही पकड़ें, कहीं अपॉइंटमेंट ही हो, उसी में हमारा सब कुछ है। इन सब में हमारा कुछ नहीं है। ये खेती बाड़ी कौन करेगा? लोग कहेंगे हरवाहा है, खेत जोतता है। ऐसी स्थिति में ये हमारी सोच है। हम अपने से ग्रोथ नहीं कर सकते। नौकरी चाहिए, कितनी नौकरी देंगे? देश में इतने अरब जनसंख्या है, देश में इतनी करोड़ जनसंख्या है, सारे लोग नौकरी ही करेंगे तो बाकी का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट कितने लोगों को गवर्नमेंट मुहैया करा देगी नौकरी? वो भी सरकारी नौकरी। अच्छा, नौकरी की भी बात करते हैं लोग, नौकरी की बात ज़्यादा करते हैं। मेरे समझ से तो नौकरी शब्द नौकर से बना हुआ है। अधिकारी, सेवादार, क्या करोगे आप? 2 ही पट्टे होते हैं संसार में। नौकरी जिसे कहते हैं, आप जिसे करना चाहते हो, एक सरकारी वाला पट्टा होता है, सरकारी नौकरी को लो तो सरकारी वाला पट्टा, प्राइवेट नौकरी को लो तो प्राइवेट वाला पट्टा। लेकिन दोनों में दुम हिलाने पड़ते हैं, यस सर वो सर। और उसके बाद अपने मन मुताबिक हम कार्य भी नहीं कर पाते। जो करता है उसे दबा दिया जाता है। बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो गवर्नमेंट में भी सर्विस कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में भी सर्विस कर रहे हैं, बहुत अच्छे विद्वान भी हैं, बहुत अच्छे जानकार भी हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अपात्र लोग जो होते हैं वो दबा के रखते हैं। उनका अस्तित्व ही नहीं होता, उन्हें हाईलाइट ही नहीं देते, उन्हें एक जगह अलग बैठा देते हैं। हमारे बगल में एक ग्राम है, गंभीरापुर ग्राम है। वहाँ पर अमूमन बहुत ही सात्विक विचार वाले विद्वान लोग हैं। PHU में प्रोफेसर रमाशंकर त्रिपाठी गंभीरापुर से हैं। KD त्रिपाठी हड्डी रोग विशेषज्ञ इलाहाबाद में है, गंभीरापुर गांव के हैं। KD त्रिपाठी जो अभी जो माननीय कुलपति जी के PA बने हुए हैं, सचिव बने हुए हैं, सचिव कहिए, PA कहिए, जो भी है वो गंभीरापुर के ही हैं। तो आप ये समझिए कि वो जिस KD त्रिपाठी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आज राष्ट्रपति के सचिव हैं या PA बना है, वे अपने समय के नंबर 1 के IAS थे, नंबर 1 पोस्ट थी, फर्स्ट क्लास रैंक थी। और जब वो पास हुई है तो उनकी बस एक ही व्यवस्था थी कि उन्होंने कभी बेईमानी नहीं की। इतने कर्मठ व्यक्तित्व थे, इतने सच्चे ईमानदार थे कि बाद की सरकार आई और उनको IAS जिलाधिकारी थे, वहाँ से हटा करके उनको ले जा करके सेक्रेटरिएट में बैठा दिया कि ये व्यक्ति जहाँ रहेगा वहीं काम बिगाड़ता रहेगा, वहीं सच्चाई दिखाएगा, इसलिए इसको वहीं बैठा दिया। ये हालत है सच्चे कर्मनिष्ठ कर्मयोगियों की। ये शिक्षा है। शिक्षा का मानक रूप पाठचर्या देखिए। हम शुरुआत से ही, मैं B.Ed क्लास की एक बात बताता हूँ। B.Ed का क्लास कैसे चलता है? B.Ed के क्लास विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में संचालित हो रहे हैं। अभी एडमिशन बड़े अच्छे तरीके से हो जा रहा है। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजों में हो जाता है, ढेर सारा पैसा भी लेते हैं। B.Ed क्लास में क्या होता है? पाठ्यक्रम बहुत पहले का है,
पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या बहुत पहले की संचालित हो रही है। अभी भी 20 से 40 लेसन प्लान बनाने पड़ रहे हैं। उन लेसन प्लान को रटाया जाता है या फिर कॉपी देकर उतरवा लिया जाता है। और लेसन प्लान भी ऐसे हैं जिसको आप अगर देख लें, पढ़ लें, तो कभी अगर उस लेसन प्लान का यूज करके आप क्लास में कभी लेक्चर दें तो आप लेक्चर ही नहीं दे पाएंगे। उन 20 लेसन प्लानों का आज के पाठ्यक्रम पाठचर्या में कोई महत्व नहीं है। सिर्फ आप उसको रट लेते हैं, उसको दिखा देते हैं, फाइल बनाकर चेक करा लेता है विद्यार्थी, लेकिन कोई मतलब उसका नहीं है, उसका कहीं प्रयोग नहीं करता। लेकिन फिर भी वो पाठचर्या में लेसन प्लान चल रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है। ये है पाठ्यक्रम और पाठचर्या। मैं पूछता हूँ, आज इस लेसन प्लान और पाठचर्या या इस पाठचर्या की क्या आवश्यकता है? ऐसे लेसन प्लान पाठ योजना की क्या आवश्यकता है? प्राइवेट में जो व्यक्ति CBSE बोर्ड में पढ़ाता होगा वह भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझता होगा कि ऐसे पाठचर्या या पाठ्यक्रम जो पाठ योजना बना करके लोग पढ़ते हैं, उसमें ऐसे पाठ योजना प्राइवेट CBSE बोर्ड के स्कूलों में भी प्रयोग नहीं की जाती। वो पाठ योजना लेते हैं लेकिन उनकी पाठ योजना बनवाने का, ग्रहण करने का तरीका कुछ और होता है। लेकिन हम उसी लीक पर चलते जा रहे हैं, उसी लीक पर चलते जा रहे हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था, ये मैंने नियुक्ति की आपकी बात बताई, किस तरीके से नियुक्ति हो रही है, नियुक्ति में धांधलियाँ हो रही हैं। और ज़्यादातर 90%, 80-90% ऐसे हैं जो अपात्र जा रहे हैं। उनका लिंक कहीं न कहीं से है और अपात्रता को ही ग्रहण कर रहे हैं, अपात्रता को ही परोस रहे हैं। 10%, 20% अच्छे व्यक्तित्व वाले भी हैं। लेकिन मित्रों बता दूं कि अगर एक गेहूं की पूरी राशि हो, पूरा गेहूं, अगर एक बोरा गेहूं हो और उसमें अगर 100 ग्राम 400 ग्राम सरसों हो तो उसे सरसों नहीं कहेंगे, उस राशि को बल्कि गेहूं ही कहेंगे। बिल्कुल स्थिति यही है हमारे इस देश की कि इस शिक्षा व्यवस्था में 80% अपात्र हैं, तो अगर 20% कर्मनिष्ठ कर्मयोगी भी हैं, अच्छे भी लोग हैं, तो उन 20 लोगों को कोई गणना नहीं की जाती, उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। ये आज की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है। आपको एक चीज़ और भी बता दूं, मॉडल क्या है शिक्षा का, प्रारूप, जिस मानक प्रारूप की हम चर्चा करना चाहते तो क्या है। मानक प्रारूप तो यहाँ से ही स्टार्ट होती है जहाँ से मैंने बताया कि पात्रता को समझ करके शिक्षा ग्रहण किया जाए। अब क्वेश्चन बहुत से लोगों के आ सकते हैं कि पात्रता क्या। अरे मान लीजिए किसी एक विद्यार्थी की रोचकता चोरी करने में, तो क्या उसे आप चोरी करना सिखाएंगे? ऐसी बात नहीं। हमारे अंदर एक शिक्षक जो होता है वह शिक्षा या ज्ञान का स्रोत होता है। उसके अंदर मनोवैज्ञानिकता होती है, उसके अंदर परख होती है, वह चीज़ों को अच्छी तरीके से परख सकता है। और जो विद्यार्थी होता है, जिसकी पात्रता को हम समझना चाहते हैं, जिसको हम शिक्षा देना चाहते हैं, उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से हम मजबूत कर सकते हैं, उसके मनोविज्ञान को हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है, कुछ समय लग सकता है। अगर कुछ समय लग सकता है तो समय को हमें लगाना चाहिए और स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। दिखावा नहीं करना है, रचनात्मकता का सृजन करना बहुत आवश्यक है। आज आप समझ सकते हैं, अभी रैंकिंग होती है हमारे विश्वविद्यालयों में, तो पता चला हमारे अच्छे विश्वविद्यालय टॉप 10 में भी नहीं आ पाते और कभी कभी मुश्किल से आ भी जाते हैं तो खूब खुश होते हैं। मैं पूछता हूँ, टॉप 10 के पहले स्टेज पे हमारे विश्वविद्यालय क्यों नहीं आते? क्या भारत के लोग फौलादी नहीं हैं? क्या यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की उतनी ताकत नहीं हो सकती? महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इतने लोग इस धरती के रस का रसायन पान कर रहे हैं,
सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं वे इस तरीके से कोई परियोजना करते, क्यों नहीं रिसर्च इस तरीके से कर रहे हैं। हमारे अगर रिसर्च में कमी न होती, हमारे अगर ज्ञान में कमी न होती, हम अगर पात्र होते तो हम दूसरे देशों से क्यों तकनीकी व्यवस्था को आयात करते। हम आयात करते हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सेल फोन है, सॉफ्टवेयर तक है जो हम आयात करते हैं। हमारे लिए शर्म की बात है, हमें इसे बनाना चाहिए। हमारे देश के अच्छे अच्छे जो विद्यार्थी होते हैं, जो अच्छे अच्छे रिसर्चर होते हैं, वे हमारे देश में न रहकर दूसरे देशों में चले जाते हैं पैसा कमाने, दूसरे देशों में सेवा करते हैं। जिन्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए दूसरे देश में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनको पता है कि हमारे देश में अपात्रता की पूजा होने लगी है, पात्र को ग्रहण नहीं किया जाता। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से वो अपने देश में ही रहते, दूसरे देशों की उस हालत में व्यवस्थापूर्वक ज़िंदगी न गुजारते कि उन्हें रोना आता है। आज भी जो विदेशों से लोग आते हैं, कितने भी अच्छे परिवेश में हो, लेकिन उन्हें देश की जब याद आती है तो रोने लगते हैं कि हम प्रदेश चले गए, दूसरे देश चले गए विदेश, लेकिन भारत जैसी स्थिति वहाँ बने, लेकिन करे क्या? भारत में हमारी पात्रता को परखा नहीं। ये स्टेटमेंट होते हैं उनके, भारत में उनकी पात्रता को परखा नहीं गया। तो क्या करना चाहते हैं? हम हमेशा आयात करना चाहते हैं, हम हमेशा दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होना चाहते हैं। जब हम हमेशा दूसरों के देशों के ऊपर ही निर्भर रहेंगे, उन्हीं के ऊपर हमारा सारा दामोमदार रहेगा, दूसरा देश क्यों नहीं हमें अपने कब्जे में लेगा। आज चीन हमारे ऊपर हावी होना चाहता है, अमेरिका दोस्ताना कर रहा है, वो भी हावी होना चाहता था, रूस, जर्मनी, इटली, जितने भी देश हैं। चीन हमारे ऊपर हावी क्यों होना चाहता है? क्योंकि चीन को पता है कि ये भारत देश हमसे बहुत सी चीज़ें आयात कर रहा है। हम स्रोत हैं इसके तकनीकी के, इसके कई विकास के, और हमारा देश का आदमी यही शिक्षा ग्रहण करके वो चीज़ें नहीं बना सकता। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं बना सकता? क्या कमी है हमारे देश में? स्कूल संस्थान मर गए हैं कि शिक्षार्थी हैं नहीं हैं, विश्वविद्यालय प्रोफेसर काम नहीं कर रहे हैं, कि शिक्षा व्यवस्था HRD मिनिस्ट्री वगैरह सब भ्रष्ट हैं। क्यों ऐसी स्थिति हो रही? क्यों चीन जैसा देश हमारे देश के ऊपर आंख गड़ाए हुई है? इसलिए आंख गड़ाए हुई है कि हम अपात्र हो चुके हैं, उसको भी हमारी अपात्रता की परख हो चुकी है, इसलिए ऐसी चीज़ स्थिति हो रही है। जब एक अपात्र व्यक्ति को कोई चेयर आप प्रदान कर देंगे तो अपने अगल बगल के वह चेयर को अपात्रता को ही सौंपेगा और अपात्र चेयर ही तैयार करेगा, और कहते हैं हम विकास करेंगे। किस चीज़ से विकास करेंगे? एक नज़र नेता नगरी पर डालते हैं। नेता नगरी में अमूमन सार्थक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था ग्रहण करने वाले नहीं होते। कोई इंटर पास है, कोई हाई स्कूल पास है, कोई LLB कर रखा है, किसी ने BA पढ़ाई की है, किसी ने MA की है। बहुत अच्छे न तो शोधार्थी हैं, न विद्या वाचस्पति हैं, न विद्यावारिध हैं, कुछ पहुंच भी जाते हैं। नेता नगरी को क्या मतलब है शिक्षा व्यवस्था से? आज भी HRD मिनिस्ट्री में शिक्षा संबंधित इतने ज़्यादा प्लान हैं, योजनाएं हैं कि जिसको अगर कोई सुने तो सर पर हाथ रख ले। लेकिन क्या वो सारे प्लान साकारित होते हैं? नहीं। निशंक जी लेक्चर पर लेक्चर दिए रहते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी लेक्चर देते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का नाम भी लोग नहीं जानते थे। जब से प्रोफेसर डॉक्टर नंद किशोर पांडे जी आए हैं तब से लोग कुछ जानने भी लगे हैं, कुछ उन्होंने काम किया है। कोई नाम नहीं जानता था कि केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय आगरा भी है, बताइए। और उसके बाद यूजीसी तो स्वांगी रूप है उसका, वो तो ढकोसला करती रहती है, ढकोसला। नेट के एग्ज़ाम पहले साल में 2 बार होते थे, अब तो थोड़ी फंसी हुई स्थिति है। 60 हज़ार लोग, लाख हज़ार लोग पैदा कर, ये बेरोजगार पैदा करती है, बेरोजगार पैदा करने वाली संस्थान है ये।
और कैसे तुक्का मार मार के, नकल करा के, धांधली करा के, दुनिया भर की चीज़ें करा करके लोग नेट पास हो गए और हायर एजुकेशन के लिए अर्हता प्राप्त की। ऐसे लोग नियुक्त होंगे, देश का विकास होगा। कभी क्या किया, पत्रिकाओं का मानक भी यूजीसी कैसे करता है, यूजीसी ने क्या किया, ढेर सारे लोग आ गए जो प्रभावी प्रभुसत्ता संपन्न है, जिनके अंदर पैसा रुपया है, देकर कहा हमारी पत्रिकाओं को लगा दो, कह दो यही पत्रिका लिस्ट में है। पत्रिकाओं की लिस्ट बन गई, पता चला अच्छी पत्रिका अलग हो गई। अब उन पत्रिकाओं में क्या करो, अपने लेख छपवाओ, पता चला कि 4-6 महीने बाद वो पत्रिका भी अलग हो गई। गाइडलाइन हमेशा देता है, लेकिन कभी भी गाइडलाइन पर उसको कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता और ऐसे बैठ के सोता है। विश्वविद्यालयों की हालत से कौन परिचित नहीं है। जितनी अव्यवस्था विश्वविद्यालयों में है, सेंट्रल और स्टेट विश्वविद्यालयों में उतनी किसी में नहीं है। हमारे यहाँ पर हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद हैं, उसमें ऐसे ऐसे महाविद्यालय हैं जहाँ पर कि दिन दहाड़े नकल होती है और खोल करके गेट सीसी कैमरा लगा रहता है, गेट के बाहर से गेट के पास में खड़े होकर छिप करके नकल कराया जाता है। और ये सबको पता है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई दिक्कत नहीं। मूल्यांकन कैसा होता है देख लीजिए। मैं कई यूनिवर्सिटियों का मुझे वो है अनुभव रहा है, मैं गया हूँ मूल्यांकन करने में, जानता हूँ। काशी विद्यापीठ से उठाता हूँ, काशी विद्यापीठ से चूँकि एफिलेटेड हूँ तो उठाता हूँ कैसे मूल्यांकन होता है। देखिए मूल्यांकन कैसे होता है। हम ठहरे लालची नंबर 1, तृष्णा हमारे अंदर है। अच्छा, उसमें भी सेल्फ फाइनेंस का जो व्यक्तित्व वाला आदमी है उसको मिलता कितना है, 10,000 15,000 रुपये। कुछ तो ऐसे हैं जो आज भी 6,000 पर काम करते हैं। 6,000 में आज का कोई व्यक्ति अपना एक जीवन चला सकता है, उसके बाल बच्चे परिवार चल सकते हैं। एक मजदूरों से भी मजदूरी कम है, उसके बाद भी प्रबंधक का इतना प्रेशर होता है कि कुछ कहिए मत, नहीं जाएगा तो उसका वेतन कट जाएगा। वो जाता है कॉपी चेक करने, सेल्फ फाइनेंस का, और गवर्नमेंट का भी जाता है, और गवर्नमेंट कॉलेजों का भी जाता है, एडेड कॉलेजों का भी जाता है, विश्वविद्यालयों को भी कॉपी चेक करते हैं। कैसे करते हैं मूल्यांकन देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। काशी विद्यापीठ हो या जौनपुर यूनिवर्सिटी हो, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर हो, स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद हो, कानपुर विश्वविद्यालय, एनी वन कोई भी विश्वविद्यालय हो, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ से, तब सब जगह जहाँ जाइए, कुछ नहीं, बड़े प्रेम से आपका एक्सपीरियंस देख लेंगे, आपका बैंक अकाउंट देख लेंगे, और उसके बाद फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर आपको इशू कर दिया जाता है। मज़े की बात यहीं पर देखिए, बैंक अकाउंट आप देखते हैं और देख लेंगे कि किसी अभ्यर्थी का बैंक अकाउंट पता चला, उसका बैंक अकाउंट उसका प्रबंधक ऑपरेट कर रहा है, उसने कभी पैसे डाले ही निकाले ही नहीं है, और वो भी प्रबंधक कैसे अकाउंट कैसे करवा रहा है। वो करता क्या है कि पूरे साल की सैलरी में 6 महीने की सैलरी एक साथ उसमें डाल देता है, एक उसके अकाउंट में, और उसके बाद उससे चेक साइन करा करके अपने आप ही निकाल लेता है। यूनिवर्सिटी मस्त है, काम बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया ठीक ठाक है। और उसके बाद मूल्यांकन में जाता है तो सेल्फ फाइनेंस वाला बेचारा जो 6,000 पा रहा हो तो विवश है। तो करते क्या है कि पैसा कमाने के, एक कॉपी का 15 से 20 रुपया मिलता है, गए 100 कॉपी का 150 कॉपी का मंडल इशू हो गया। सोचे यार ये मूल्यांकन करने से क्या फ़ायदा, इतना मेहनत क्यों करोगे, पैसा कमाने की स्थिति है। इसको दृष्टि में बनाया, अब पता चला कि 2 घंटे के अंदर 100 कॉपी रगड़ दी, 150 कॉपी। कुछ लोग तो ऐसे भी मादा रखते हैं जो कि 3-4 घंटे के अंदर 300 कॉपियाँ चेक कर ले रहे हैं। बीए स्नातक स्तर की कॉपियों का मूल्यांकन अगर कोई कायदे से करें तो कम से कम एक कॉपी को पढ़ने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तब आप एक कॉपी का मूल्यांकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता कहाँ है। 1 मिनट में एक कॉपी, जो सबसे कम स्पीड जिसकी है वह चेक करता है, और जो नंबर टॉप पर चल रहा है वह 1 मिनट में 5 से 10 कॉपियाँ निकाल देता है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे, उसके माइंड में एवरेज औसत होता है। वह मूल्यांकन करता है तो कॉपी को देखता नहीं है, ऐसे बगल वाले से बातचीत करता रहता है, कॉपी पर
कलम चल रही है, नंबर दे रहा है, यूं यूं चल रही, यूं यूं, मतलब हाथ जितना जल्दी झटक लो और उसके बाद जितने जल्दी आपका वो लग जाए वो सही है। उसको कोई मतलब नहीं है, उसका टाइम किस में लगता है, जो मूल्यांकन के बाद जो वो अंक सीट भरने पड़ते हैं। कहीं कहीं पर वो OMR सीट में भरने पड़ रहे हैं, कहीं कहीं पर वो करने, उसमें उसको समय लगता है। अब तो कंप्यूटर सुन के वो बीतती है, और उसके बाद एक बार भी जो कॉपी मूल्यांकन कराने वाला है वह कभी नहीं सोचता कि इसको रीचेक कर लें कि कहाँ गलती की है। एक आध बार कहीं गया भी तो गया, बस सर देख लीजिए। मैं एक कहानी सुनाता मज़े की बात। एक बार हमने एक जगह काशी विद्यापीठ में कॉपी मूल्यांकन किए, तो मैं कॉपी मूल्यांकन करके ले गया। हम 2 मित्र हैं, हम लोगों की कॉपी सबसे बहुत ही समय लेते थे। हम लोग वहाँ के सबसे यूँ समझे जाते थे कि जैसे हम लोग वो गधे की चाल चलते थे, लोगों को ऐसा कहना था। एक बंडल कॉपी हम लोगों से पूरे दिन हम लोग चेक करते रहते थे। तो अब वो ईमानदारी हम लोग क्या है वो तो हम ही लोग जानते हैं। हमारी कॉपी चेक करके ले गए, और उसके बाद जो एग्जामिनर वहाँ बड़े बाबू कराता, बड़ा ही विश्वविद्यालय में कॉपी मूल्यांकन बड़े बाबू कराता है। ये भी अजीब स्थिति है, वहाँ कोई वो सब नहीं बैठता, कभी कभी आते हैं चाय पीकर चले जाते हैं। तो वो जो कराता था वो बुलाया मुझे, बोला कि आपकी लिस्ट मैंने देखी है, और डॉक्टर साहब ये मार्क्स बहुत से लोग फेल हो गए, मार्क्स बहुत कम है। मैंने कहा क्यों, मतलब जो पास करने योग्य नहीं उन्हें पास कर दूँ क्या? बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को फेल मत करिए। और उसके बाद क्या होता है कि मैंने सुना है आप इस तरीके से मूल्यांकन करते हैं। कॉपी रख दी और कॉपी रखवा ली, बोली कि ऐसा है कि हम आपकी कॉपी चेक करवाएंगे, वाइस चांसलर चेक करवाएंगे, ये करवाएंगे। मैंने कहा ऐसा है, मेरी कॉपी शब्दतः चेक करवा लो और फिर कल हमें दिखाना। और बात मुझे नहीं पता थी, दरअसल कोई एक महिला थी, उसकी कॉपी मेरे पास, उसके कॉलेज की कॉपी मेरे पास चली आई थी। और उसके बाद हुआ क्या कि उसने मुझसे आकर सिफारिश की कि सर मेरे कॉलेज की कॉपी है, आप इसको खूब ढेर सारा नंबर दे दीजिए, नहीं तो मेरा प्रमोशन नहीं हो पाएगा। असल फाइनेंस की महिला थी। मैंने कहा ऐसा मैडम, मैं इस अपेक्षा से कॉपी चेक ही नहीं करता हूँ, चाहे आप हो चाहे कोई हो, मेरे कॉलेज की भी कॉपी होगी तो भी मैं चेक नहीं करूँगा। और पता चला कि उसके बच्चों में जितनी भी संख्या थी उसमें से 25 से 50% लोग फेल हो गए। मैंने फेल की ठेकेदारी तो मैंने ली नहीं, पास करने की ठेकेदारी। जो जैसा करेगा, जो श्रम करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम देंगे मूल्यांकन। हम एक न्याय पथ पर बैठे हैं, हम एक न्याय करने जा रहे हैं किसी के संगे साथ। और उसके बाद हुआ क्या कि उसने जा कर के, वो उससे काफ़ी परिचित थी, घुली मिली थी, जाकर कह दिया तो बड़ा गंदा कॉपी चेक करते हैं। उसने मेरी बंडल रखवा दी। और उसके बाद क्या किया, सुबह से वाइस चांसलर जिससे भी चेक कराया हो, सुबह जब मैं गया कॉपी लेने तो हाथ जोड़ खड़ा हो, गुरुदेव मुझसे गलत हो गई, मैंने खूब देखा चाका, लेकिन आपकी कॉपी में कहीं भी एक वर्ड का भी कहीं मिस्टेक नहीं निकला कॉपी चेकिंग करने में। लेकिन थोड़ा सा बस इतना है, थोड़ा सा नंबर बढ़ा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। मैंने पहले ही बता देता कि विश्वविद्यालय कहा है तो नंबर बढ़ा देता, कहो 100 नंबर दे दूँ, मैं 100 का पूर्णांक 100 नंबर दे दूँ। ये हालत है मूल्यांकन की। आप गौर करेंगे, कॉपी उस ऐसे ही मूल्यांकनों में कॉपी सादी आती थी जिसमें सिर्फ प्रश्नोत्तर लिखा रहता, पूरी कॉपी साफ, और उस पर भी लोग 10-10 नंबर दे करके तब उस कॉपी को जमा करने जाते। मैं पूछ उठता सवाल, ये 10 नंबर किसके? बोले अरे 0 देने का कोई आइडिया नहीं है, कॉपी में 0 नहीं दिया जाता। मैंने क्या कहा, कॉपी सूंघ करके चेक किया जाता है, कुछ लिखा नहीं है तो क्या करोगे? मैंने जा कर के, मेरे में भी एक कॉपी आई, मैं जा कर के वहाँ पर जो लोग बैठे तो मैंने दिखा, देखो एक कॉपी 0 एकदम कोरी है, लिखी ही नहीं गई है, इसको कितना नंबर दे दूँ? बोले सर दे दो कुछ नंबर। मैंने कहा मेरा मन तो कुछ नंबर देने का नहीं है, आप लोग कह दो मैं लिख कर दे दूँगा। बोले नहीं नहीं सर, जो आपकी इच्छा हो। मैं कहा मैं तो 0 दूँगा। बोले ठीक है 0 दे दो। मैंने 0 नंबर दे दिया। अब उसके बाद काफ़ी लोगों ने मेरा देखा, 0 नंबर स्टार्ट कर दिया। ये मूल्यांकन पद्धति। वाइस चांसलर आकर के बगल में खड़ा हो जा रहा है मूल्यांकन करने वालों के, और वो भी स्थिति है गवर्नमेंट कॉलेज की बढ़िया प्राध्यापिका, और मस्त है दूसरे से बात करने में
और उसके बाद चिप्स खाए जा रही हैं, हाथ चल रहा है। वाइस चांसलर बगल में खड़ा हुआ है, देख रहा है। उसके बाद धीरे से मुस्कुरा कर कह रहा है, मैडम कॉपी पर 1 सेकंड भी ध्यान नहीं देती क्या? कुछ ध्यान दे दिया करिए कॉपी पर। है सर, हंस करके टाल देती है और वाइस चांसलर साहब भी बड़े प्रेम से चले जाते हैं। ये है मूल्यांकन। कैसे पात्रता को खोजेंगे हम, कैसे किसी मेहनत करने वाले बच्चों को हम उनका इंसाफ देंगे। दुख होता है हमें अपने आप पर कि हम ऐसे पद्धति में लगे हुए हैं। अरे जिस शिक्षा को हम सबसे पुण्य काम समझते हैं, सबसे बड़ा धर्म समझते हैं, जिस शिक्षा को हमने इसलिए धारित किया है कि इसके माध्यम से हम लोगों को गुमराह से बचाएंगे, हम लोगों को उनके संशय को मिटाएंगे, हम उनके भ्रम को हटाएंगे, हम उसी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से उन्हें गुमराह कर रहे हैं, उन्हें और लपेटे में ले रहे हैं, उनके साथ छद्म कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। कैसे पनपेगा हमारी ये व्यवस्था? कैसे हमारा देश प्रगति के मार्ग पर जाएगा? कैसे हम अपने देश की प्रगति कर सकेंगे? कैसे यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं पनपेगा? कैसे यहाँ पर अनाचार नहीं होगा? कैसे यहाँ पर पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा? ये सारे जो नकारात्मक प्रवृत्तियाँ हैं इसीलिए पनप रही हैं क्योंकि कहीं न कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था धराशायी हो चुकी है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था धराशायी न होती तो हम आज कहीं और होते, कोई देश हमें आंखें न दिखा पाता। ऋषि मुनियों की शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, उनकी साधना देख लीजिए और हमारी शिक्षा व्यवस्था। हम ऋषि मुनि नहीं हो सकते, हम आचार्य द्रोणाचार्य नहीं हो सकते, हम परशुराम नहीं हो सकते, लेकिन कुछ तो हो सकते हैं। हमारा दायित्व कुछ तो हो सकता है। क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या जितने क्रांतिकारियों ने हमें देश आज़ाद करा करके हमें दे दी, तो क्या हमारा इतना भी कर्तव्य नहीं बढ़ता कि हम उस देश की सुरक्षा को ग्रहण कर सकें, उस देश को सुरक्षित रख सकें? क्या हम सिर्फ इसीलिए जन्म लेते हैं कि हम अपनी शिक्षा ग्रहण करके और उसके माध्यम से अपात्रता को सौंपें? हम शिक्षा के माध्यम से सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करें, दूसरों को धोखा दें, दूसरों को लूट लें, दूसरों को खसोट लें? क्या यही व्यवस्था को हम मानक मानते हैं? प्राइवेट स्कूल जो अच्छे अच्छे प्रबंधकों के हैं या तो वे नेता हैं, हर एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उनके स्कूलों को देखिए तो लगता है ताजमहल भी फेल हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से बिल्डिंग की सजावट। वही गवर्नमेंट की क्या हालत है? गवर्नमेंट सैलरी देने का स्रोत है, वो मशीन है, वो सैलरी मात्र देती है। उसके भवन ध्वस्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं नहीं पता, तकनीकी व्यवस्था है कि नहीं है नहीं पता। प्राइमरी स्कूलों में बाउंड्री टूट गई है, गाय गोबर कर रही है नहीं पता, कुछ नहीं पता। सब फाइलों पे काम होता है, फाइलों पे काम होता है। पास होता है 50 लाख रुपया, स्कूल में आते आते हो जाता है 25 लाख, स्कूल बनते बनते उसमें 5 लाख खर्चे हो जाते हैं। ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था को बनाने की स्थिति। कैसे शिक्षित होंगे, कैसे हमारे शिक्षा व्यवस्था पनपेंगे? किस मानक पाठचर्या आज तक पुरानी धर्रा पे चली आ रही है। कबीर प्रासंगिक हैं आज भी और रहेंगे भी, तुलसी प्रासंगिक हैं आज भी और रहेंगे भी, बहुत से लोग प्रासंगिक हैं, लेकिन क्या आज की तकनीकी व्यवस्था नहीं प्रासंगिक है? क्या आज की टेक्निक नहीं प्रासंगिक है? क्या आज की जो परिवेशगत स्थितियां हैं वो प्रासंगिक नहीं हैं? पहले के लोगों के पास कपड़े नहीं थे, तन छाल से ढकते थे, क्या आज भी छाल से ढकने की आवश्यकता है? पहले के लोग थे धोती कुर्ता तमाम तक चीज़ें ग्रहण करते थे, आज जींस का पैंट, आज शर्ट, आज सब चीज़ लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रहण कर रहे हैं।
तो स्थितियाँ बदल हो चुकी हैं। हम फैशन से युक्त होते जा रहे हैं, खूबसूरत तो हम बन रहे हैं, लेकिन अपने अंदर खूबसूरत पात्रता, खूबसूरत क्वालिटी, खूबसूरत क्वांटिटी, खूबसूरत गुण नहीं भर पा रहे हैं। विदेशों का नकल हम ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके माध्यम से हम यह बिल्कुल नकल नहीं करते कि वे हमारे ऊपर क्यों हावी हो रहे हैं। हमें अपने शिक्षा के माध्यम से उनके ऊपर हावी होना चाहिए। मैं कहता हूँ किसी के ऊपर मत हावी हो, पूरे विश्व को बंधुत्व की भावना देखिए, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि विश्व जाने यहाँ विद्वान हैं, यहाँ शिक्षाविद हैं, यहाँ पर लड़ाई सिर्फ फौलादी जिस्म से ही नहीं लड़ी जाएगी, दिमाग से भी लड़ी जाएगी, और सबसे ज़्यादा दिमागदार यहीं के लोग होते हैं। विश्वगुरु की कल्पना हम करते हैं, कहते हैं विश्वगुरु हम पहले थे, आज क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्यों हम सारी परिभाषाएं दूसरे देशों के विद्वानों से ले रहे हैं? हम अपनी बातें क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? क्योंकि हम वैकल्पिक हैं, क्योंकि हमारे अंदर परख नहीं जागृत हो पा रही, क्योंकि हम अपात्रता के क्या हैं? गुलाम हैं, अपात्रता से ग्रसित हैं। हमें वह चीज़ें सिखाई ही नहीं जा रही हैं, इसलिए ऐसी स्थिति हमारे पास आ रही हैं। अगर ऐसी स्थिति न होती तो हम आज भी अलग परिवेश में होते। विश्वविद्यालय में अभी पीएचडी कर रहे हैं आप, चले जाइए, बाबू दलाली लेता है, कहता है फाइल बढ़ाने का पैसा चाहिए, टिक्का चंदन मारेगा, मोछ मोड़ के बैठा रहेगा। अगर आप आ गए तो पहले ही शुरुआत से ही जान जाएगा कि ये जो ग्राहक आ गया हमारा, शुरुआत से ही कहेगा जय श्री राम, टिक्का चंदन मार के उसके बाद कहेगा काम आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? टॉयलेट के बहाने निकलेगा, जा कर के टॉयलेट में आपसे पैसा ले लेगा। ये स्थिति है विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारियों की, तृतीय श्रेणी की कर्मचारियों की, और उच्च वर्ग में तो ताली ठोक ठोक के लिया जाता है, हथौड़ी बजा बजा करके। वाह 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 वाह, क्या बात है त्रिपाठी जी, आप तो बहुत अच्छे हैं। इतना चीज, इतनी व्यवस्था तो आज तक हमने नहीं देखी। वाह, देखिए सच्ची गुरु सेवा यही होती है, वो गुरु सेवा है जो आप व्यवस्था से कर्ज काढ़ करके लाए होंगे, उसका तैयारी कर रहे हैं, उसका जैसे तिलक कर रहे हों, उसका इंटरव्यू का वाइवा आपका है, पीएचडी का तैयारी उसकी हो रही है, और ताली पीट पीट के कहता वाह 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 वाह, खूब आशीर्वाद देता है, आपके पीठ को ठोंकता है, और आप भी अंदर अंदर जानते हैं कि चलो ठीक है। तो पीठ आपकी ठोंकता नहीं है, वो अपात्रता को ठोंकता है। वाह, अपात्रता बढ़े, फूले, फले, चतुर्दिक फले, ताकि हम जैसे अपात्र लोग भी फलीभूत हो जाएं। ये करता है। तो ये शिक्षा व्यवस्था ऐसी स्थिति को दर्शाता है। बड़े बड़े नाम हैं प्रोफेसरों के, फला प्रोफेसर, फला से, जेएनयू से, दिल्ली से, बीएचयू से, देश के तमाम तरह के विश्वविद्यालयों से तमाम तरह के लोग हैं, तो दर्शाते हैं कि ये विश्वविद्यालय, ये प्रोफेसर, फला, सब सिर्फ अस्तित्ववाद की लड़ाई। अपनी बात ही सिद्ध हो, अपने ही विचार सिद्ध हो जाएं, अपने ही विचार, हमारे ही विचार स्वीकार किए जाएं। मित्रों, विचार कभी थोपा नहीं जा सकता। विचार ग्रहणीय होता है तो ग्रहण किया जाता है, और ग्रहणीय नहीं होता तो ग्रहण नहीं किया जाता। मैं भी अपने विचार को कोई थोपने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो जो देखा, जो समझा, जो परखा, जो देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, उस बात को मैं बता रहा हूँ कि ये स्थितियाँ हैं हमारे लिए। मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं, मुझे डर नहीं है। मैं आज पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री, सेंट्रल ह्यूमन जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, वो शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र है, लेकिन सोया हुआ है। रमेश निशंक जी आकर के चेयर पर बैठे हैं, कभी भी किसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जांच नहीं कराई उस पट्टे में। कितनी लाइब्रेरियां हैं, कितनी सक्रिय हैं। लाइब्रेरी जो है वह
ऑनलाइन क्यों नहीं हो रही है, किताबों में कीड़े लग गए हैं कि नहीं लग गए हैं, बाइंडिंग पुनः होगा कि नहीं होगा, पुनः प्रकाशन होगा कि नहीं होगा, राजभाषा राष्ट्रभाषा की स्थिति क्या है, व्यक्ति ने कभी चर्चा नहीं की। चैनल आगे बैठ जाता है और राजनीति करता है ये, और कहते हैं मैं बहुत बड़ा शिक्षाविद हूँ, 150 पुस्तकें लिख डाली हो उस बहादुर ने, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बहादुर कोई काम नहीं करता। जैसे मूक बना है चाडी मिनिस्ट्री, जैसे देखने के लिए, आरती उतारने के लिए है, ओम जय जगदीश हरे, ये स्थिति है। विश्वविद्यालय में भी स्थिति यही है। मुझे आज भी कोई बता दे कि एडमिशन के लिए डोनेशन देने पड़ते हैं और एडमिशन के लिए सोर्स लगाने पड़ते हैं। जब ये छोटे से एडमिशन के लिए ऐसी स्थिति होती है तो आप समझ सकते हैं नियुक्ति की क्या स्थिति होती है। अभी हाल में नाम नहीं लूँगा, नाम लेने की आवश्यकता भी नहीं है, चाहूँ तो नाम भी ले सकता हूँ लेकिन नहीं लूँगा। 2-3 नियुक्तियाँ हुई सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में। मजे की बात यह रही कि कैसे नियुक्तियाँ हुई उसका सारा काला चिट्ठा हमारे पास आ गया है, कैसे कुलपति ने बात की, कैसे क्या किया है। इसके बाद जब एक API स्कोर तैयार किया गया तो उसमें हमारे एक मित्र हैं उनका API स्कोर सबसे हाईएस्ट रहा। उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और फिर वहीं से कॉल आ गया कि अरे महाराज क्यों आ रहे हैं, कोई उनसे परिचित व्यक्ति मत आइए, यहाँ पर तो पहले से सीट बुक हो चुकी है। और सीट बुक हो गई, बहुत बड़ा ज़बरदस्त उसका सोर्स लगा है, यहाँ तक कि किसी और सोर्स वाले का जो चीफ मिनिस्टर। तो फिर क्या हुआ कि वो महोदय नहीं गए और पता चला जिसका अपॉइंटमेंट हुआ उनसे API स्कोर में काफ़ी नीचे था और वो हम लोगों से ही संबंधित, हम लोगों के ही इर्द गिर्द का व्यक्ति था। और उसकी जब अपॉइंटमेंट हम लोग देखे तो हम लोग देख करके आश्चर्य पड़ गए कि ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट होता है विश्वविद्यालय में। ऐसे लोग, अगर हम लोग भी उसी तरीके से चीज़ें किए होते, हमारे मित्र जी तो वो भी उसी तरीके से चापलूसी किए होते, वो भी उस तरीके से जुड़े होते तो शायद आज वो भी प्रोफेसर होते। तो आजकल चापलूस सक्रिय हैं, पात्र हैं और उन्हें सफलता प्राप्त हो रही है। कूटनीति करने वाले, छद्मनीति करने वाले, मनोविशेषणवादी, अत्याचार करने वाले, ये सारे लोग पनप रहे हैं और इनके माध्यम से शिक्षा को हम क्या कर रहे हैं कि फलीभूत करना चाहते हैं। कैसे होगा, क्या मॉडल हमने तैयार किया है, क्या प्रारूप तैयार किया है। प्राचीन काल में जब शिक्षा व्यवस्था ग्रहण की जाती थी तो क्या होता था, गुरुकुलों में शारीरिक श्रम भी कराया जाता था और मानसिक श्रम भी कराया जाता था। आज शारीरिक श्रम की तो आवश्यकता ही नहीं है, कुछ जगह कराया जाता है, कुछ जगह नहीं, लेकिन मानसिक श्रम में सिर्फ हमको चापलूसी सिखाई जाती है, सिर्फ हमको कूटनीति सिखाई जाती है। किसके द्वार पर हम चले जाएं कि हम एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के द्योतक हैं। और हमारी मानसिकता ही चेंज कर दी गई है। हमारे घर से हमारे माता पिता स्वयं ही कह देते हैं कि पैसे कमाने वाले शिक्षा ही ग्रहण करो, डॉक्टर बन जाओ, ढेर सारा पैसा तुम्हारी झोली में आएगा, मरीज खूब मरेंगे तो पैसा देंगे, जहर फैलेगा तो पैसा आएगा और जहर फैलेगा तो दवाई तुम्हारी चलेगी। अच्छे भी डॉक्टर हैं जो बहुत सहानुभूति होते हैं, जो फ्री में भी इलाज करते हैं, ईश्वर है उनके लिए तो है, लेकिन अब पात्रता ज़्यादा है। इंजीनियर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, और उसके बावजूद भी एक प्रोफेसर रैंक का व्यक्ति 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया पा रहा है, उसके बावजूद भी उसकी उपभोक्तावाद की संस्कृति कम नहीं हो रही है। वह तृष्णा के ग्रास में ग्रसता जा रहा है, उपभोक्तावाद का पूर्णतः शिकार है, चकाचौंध में पूर्णतः लिप्त है और स्वयं को दुकान को सजाए रखता है।
कह देगा हम शिक्षाविद हैं, हम विद्वान हैं, हम साहित्यकार हैं, कुछ भी कह देगा ताकि लोग परखें। शिक्षा में रहते रहते कुछ अनुभव भी प्राप्त हो जाता है, तो कुछ शब्दों का वाकजाल भी उसके पास होता है जिससे आपको फंसाता है। उस वाकजाल से आप अच्छी तरीके से फंस सकते हैं। तो ऐसे लोग हैं।